पे कर्मचारी लगे हुए उनको न्यूनतम वेजेस के बराबर सबको दिया जाए, स्थायी कर्मचारी के हिसाब से उनको रखा जाए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से कल 8 तारीख के बजट में मैं आशाएं करता हूं कि कल अच्छी घोषणाएं होने वाली है। युवा बेरोजगार जितने भी उनको रोजगार मिलने के लिए, जिन लोगों ने कंपटीशन दिया उनको नियुक्ति पत्र मिलने में, मेरे पास आज भी कई लोग आए थे, कम से कम 30-35 हजार लोग हैं जो अधीनस्थ बोर्ड में अभी धरने देने के लिए मेरे पास आए थे। मैं आपको बता दूं, जल्दी ही जो लोग सेलेक्ट हो गए उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा। ठीक है, आरक्षण की वजह से या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो संख्या रख दें और उसके बाद में उनको लगाया जाए। जितना उनका हक बनता है उनको छोड़ के बाकी लोगों को रोजगार दिया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। और हमारी जो नई पेंशन स्कीम लागू की है 2004 में, इससे कर्मचारियों के भविष्य का जो है 60 साल के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारियों की बुढ़ापे की जो लाठी है वो तोड़ दी सरकार ने। मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि इस बजट के अंदर उसकी व्यवस्था रखें और ये पुरानी पेंशन योजना चालू करें जिससे कर्मचारी की भविष्य सिक्योर हो। और मुख्यमंत्री चूंकि एक महिला है, सशक्त महिला है, ये आंगनबाड़ी की जितनी महिलाएं हैं आज राजस्थान में 1,80,000 के लगभग है, उनका गहलोत साहब ने अच्छा सम्मान किया था। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी उनके लिए भी बजट में एक अच्छा प्रावधान रखेगी कि उनको जो सम्मानजनक जो उनको वेतन देना है वो वेतन की बढ़ोतरी करेगी। चलिए गजेंद्र जी, उम्मीद है सभी को है, जैसे कि बाबूलाल गुप्ता जी ने कहा कि सभी की अपेक्षाएं काफी हैं और अपेक्षाएं जितनी पूरी होती जाती हैं उतनी बढ़ती भी जाती हैं। चलिए कविता, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल के अंदर, पिछले बजट की बात है, 1.5 लाख गर्ल्स को हम आत्मरक्षा के गुर सिखाएंगे, उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। तो ये कहीं दिखाई दिया पूरे, अगर हम बात करें 1 साल का टाइम जो निकल गया इसमें, कि कहीं पे कुछ सिखाया गया हो, कोई ट्रेनिंग ऐसी दी गई हो? यूनिवर्सिटी का मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन अब वहां पे भी हाथ पांव हिलवाए नहीं हिलवाए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोई सज्जन आए थे वहां पे। तो ऐसा कुछ, आप तो कैपिटल में रहती हैं, कहीं गर्ल्स के लिए ऐसे कुछ कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं? जी सर, ऐसा कुछ शुरुआत में जब ये योजना आई थी तभी चला था, बीच में कुछ समय बाद ही वापस से बंद हो गया। जब योजनाएं बनती है तभी लोग इसका लाभ उठाएंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए चल के फिर से बंद हो जाना ये कहाँ का नियम हुआ। या तो शुरू करें तो पूरा ही योगदान दें, वरना ना करें। ऐसा कई जगह, वहाँ कई छोटे छोटे शहरों में तो आज भी इस योजना का पता नहीं है। थोड़ी जगह है जहाँ पे हम इन योजनाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं है जहाँ पे लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं, बट कई जगह आज भी ऐसी है जहाँ पे इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। और अगर यूथ का काफी झुकाव स्टार्टअप और स्किल इंडिया की तरफ है। मुख्यमंत्री भी उसे लगातार RSLDC के माध्यम से डेवलप कर रही हैं, उसे स्किल डेवलपमेंट का। अब तो यूनिवर्सिटी का बिल भी आ गया, तो इससे कुछ उम्मीदें कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप में पिछली बार भी कुछ फंड डाला था, हालांकि बहुत बड़ा तो नहीं था, 8-10 करोड़ रुपए थे, लेकिन इससे कुछ लाभ मिल सकता है। सर देखा जाए तो अगर यूथ इस चीज की योजनाओं का उठाना चाहे तो ही वो कर सकते हैं, वरना आज का यूथ है कि अपना स्टार्टअप कर रहा है तो उनको अच्छा सा मतलब बिजनेस को सपोर्ट चाहिए। जो कि योजनाएं मिल रही है इसका लाभ प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ पॉलिसीज नॉर्म्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करना मुश्किल हो रहा है। इफ गरीब इंसान को देखे, अगर वो अपना बिजनेस करना चाहे तो आज भी पैसे की कमी उनको सता रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी, अगर हम बात करें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इनको लेकर के, तो किस तरह की उम्मीद है जो कर सकते हैं हमें, कि मुख्यमंत्री ने पिछले बजट में अनाउंसमेंट किया था, या इस बजट में हम ये उम्मीद कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये होना चाहिए? यूजीसी एक्ट के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी गई हैं जिसको आज हम पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। उनमें कई प्लेसमेंट्स अच्छे दिए जा रहे हैं, नौकरियां मिल रही है, बट एक वही बात हो गई, अगर आपने ये कोर्स किया तो आपको इसकी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर हमारे पास सीक्वेंस नहीं है कि हमें इसी फील्ड में जाके कुछ करना है। तो एक हमें इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देने की जरूरी है। तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे काउंसलर्स या कुछ यहाँ पे काउंसलिंग करने के लिए, या फिर एक ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी हो साथ में कि जो स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन कर सके? वैसे मुझे लगता है कि ये एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा एक है डिपार्टमेंट में, बाकायदा एक ऑफिसर को भी नियुक्त किया हुआ है जो इस बात को लेकर के काउंसलिंग करते हैं, और उन लोगों के पास में डाटा भी होता है। मुझे लगता है कि वो काफी एक अहमियत भरा हो सकता है। अगर अदर यूनिवर्सिटीज में या कहीं नहीं है तो कहूंगा कि कॉलेज लेवल पे भी अगर ये हो तो ज्यादा ठीक होगा। चलिए हम आपसे बता दें कि
बजट और आपके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और उम्मीदें सभी की बढ़ती जा रही हैं कि मुख्यमंत्री जन्मदिन की सौगातें किसे और कैसे देंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग उपेक्षित रह सकते हैं, कुछ अपेक्षा जिन लोगों की है उस अपेक्षाएं पूरी हो सकते हैं, किसी को सौगात मिल सकती है, किसी को यह मिलेगा कि थोड़ा और होता। जैसे बाबूलाल जी ने पहले कहा कि तो अपेक्षाओं का एक पिटारा है, बजट एक अपना एक पिटारा होता है, लेकिन अपेक्षाओं का पिटारा भी बहुत होता है और वो कभी पूरी हो नहीं पाती। लेकिन सरकारों को चाहिए कि व्यक्तिगत या वर्ग विशेष लाभान्वित हो नहीं हो, एक व्रत सोच के साथ में ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सके, कम से कम उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब की बार उम्मीद की जानी चाहिए कि पिछली बार मुख्यमंत्री ने अपने बजट में कई मर्तबा ये बात कही और ये पहली बार नहीं है, 3 बार के पिछले बजट में पूर्ववर्ती सरकार की आर्थिक नाकामियों का जिक्र हमेशा मुख्यमंत्री ने किया है। इस बार यह बताया जाना चाहिए कि 3 साल बाद हम इस पार्ट पे खड़े हुए हैं और हम आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं। रिमेनिंग जो पीरियड है वो विकास की झलक होगी। मुझे लगता है कि यह कहा भी जाता है कि अतीत को बार बार याद करके हम तकलीफ ही झेल सकते हैं, उससे कोई विकास की मीनार हासिल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अगर विकास के आयाम साबित नहीं कर पाई थी या आर्थिक हालात को मजबूत नहीं कर पाई थी, हालांकि कोई भी सरकार हो जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 3% राजकोष से घाटा, उसके नॉर्म्स का तो हम सभी वॉल्यूशन कर रहे हैं। 9.9 के आसपास अगर इस पिछले बजट को भी देखें तो राजकोष से घाटा जा रहा है, जो मुझे लगता है कि काफी एक चैलेंज मुख्यमंत्री के सामने होगा। हालांकि अभी हम प्री टॉक्स ही कर रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जो बजट आएगा उसमें जो पिछले बजट हैं उससे बेहतर हो सकता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि रिफाइनरी का रिफ्लेक्शन भी इस बजट में दिखाई देगा। सरकार अवगत करा सकती है कि कहां तक हम लोग पहुंचे, 2 कदम आगे पहुंचे तो कहां तक है, वो मंजिल कितनी दूर है कि जिसमें राजस्थान की जनता लगातार ये बात कह रही है कि रिफाइनरी अगर होगी तो उससे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हो सकेगा, बड़े एम्प्लॉयर के रूप में पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी साबित हो सकती है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। हम सरकार से जो पिछली बजट में सरकार ने घोषणा की थी 7वां वेतन आयोग लागू करने की, और आज जो सरकार कमेटी गठित कर रही है, मैं समझता हूं ये न्यायोचित नहीं है और इसमें मैं सरकार से मांग करता हूं इस बजट में 7वें वेतन आयोग को लागू करे और 1 जनवरी 16 से लागू करे। आज से पहले कभी कमेटियों का कोई गठन नहीं हुआ, आज कहां आवश्यकता पड़ गई थी कमेटी बनाने की। उम्मीद का ये है, पिछली बार भी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के लिए बजट में घोषणा करी थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी 7वां वेतन आयोग केंद्र में लागू हो गया, राज्य में लागू नहीं हुआ है। इतने दिन बाद भी सरकार ने समिति बनाई है, समिति का इसका कोई औचित्य नहीं था। 1 जनवरी 2016 से इसको लागू करना था। अब जितना डिले हो रहा है कर्मचारी को नुकसान होगा। मौसमी बीमारियां या उनके समाधान, डॉक्टर्स के परामर्श या स्पेशलिस्ट की गाइडेंस पहुंचाएंगे आप तक मेडिटॉक्स के जरिए, सिर्फ जन टीवी पर। तीरंदाजी में जो जगतपुरा शूटिंग रेंज बनाई हुई है उसमें थोड़ी फैसिलिटीज़ की कमी है। बजट घोषणा में अगर स्पोर्ट्स के लिए अच्छा बजट पास होता है तो आर्चरी के अंदर मैं चाहूँगा कि वो जो शूटिंग रेंज बंद पड़ी है जिसमें फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, उनको थोड़ा सुधारते हुए वहाँ पे अच्छे खिलाड़ी प्रैक्टिस करें और उनके लिए कैंप लगाए जाए। और आर्चरी के लिए नहीं, मैं तो सभी स्पोर्ट्स के लिए कहना चाहूँगा। किसानों की खुशहाली है उन्नत फसल, बीज, सिंचाई और बीमारियां, इन सभी परेशानियों से ना पड़े आपको 2-4 होना। इसीलिए हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए धरती उगले सोना, सिर्फ जन टीवी पर।
इसमें जो डॉक्टर वगैरह हैं इनमें ज़्यादा होने चाहिए, दवाई इनमें तो के टाइम से होने चाहिए, और जो टाइमिंग है इनकी बहुत खराब है। अभी भी मैं विश्वास नहीं करूँ, मेरी गाड़ी चला रहा था, मैं खुद बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते मेरे जो होते हैं जो दब गए, तो मैं गया SMS इमरजेंसी, उन्होंने बोला कि धनवंतरी में जाओ। धनवंतरी से मैं इधर आया हूँ, 3 बजे टाइमिंग खत्म हुआ, बोले वहाँ जाओ। मतलब यहाँ पे इस चीज़ का टाइम होना तो चाहिए ना, मतलब कोई ट्रीटमेंट होना, ट्रीटमेंट अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जो आज ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है वो रात दिन मेहनत करके अनाज पैदा करता है और कृषि उपज मंडी प्रांगण के अंदर वो लेके आता है, और लाने के बाद इसके जैसे माल 20 रुपए किलो से ला करके उन्होंने खेती बोई तो 10 रुपए किलो यहाँ किसान को मिलता है। तो हम ये चाहते हैं भी सरकार को कि एक तो कृषि उपज मंडी के अंदर जो ऑक्शन होता है उस ऑक्शन के ऊपर कृषि उपज मंडी के प्रांगण का जो कर्मचारी है उनके साथ चलना चाहिए। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाएं, क्योंकि अभी 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई किसी रोजगार को रोजगार नहीं मिले। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी उनको परमानेंट नहीं किया गया और गाँव में कोई विकास नहीं हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आगे आगामी बजट में कुछ अच्छा किया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2017-18, राजस्थान का बजट, उम्मीदों का बजट। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुख्यमंत्री अपने बजट के पिटारे से इस बार कई सौगातें देंगे। उनका जन्मदिन है, महिला दिवस है, तो ऐसे में यह तो माना ही जाना चाहिए कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला मुख्यमंत्री हैं, तो काफी अच्छी सौगातें दे सकते हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त पैनल में राजेंद्र शर्मा साहब समीक्षक के रूप में, KL साहब फॉर्मर ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, मुकेश चेलावत जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र सिंह जी पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं, और RC चौधरी साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। मैं राजेंद्र जी आपसे मुखातिब हूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि बजट को लेकर के अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री जी का चौथा बजट है, और यूं भी देखें तो 2018 में जो बजट आएगा पूरे साल का एक बजट नहीं होगा। हालांकि सरकार पेश करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम में नवंबर तक ये बजट का टाइम जो रहेगा उस सरकार का, उसके बाद में चुनाव होंगे, चुनाव के बाद में सरकार रेगुलर रहती है कि बदलती है, वो सब डिपेंड करेगा कि 2018 नवंबर में तस्वीर क्या बनती है। तो एक पूर्ण बजट के रूप में आखिरी बजट मुख्यमंत्री का कहा जा सकता है, तो कैसा बजट हो सकता है ये? देखिए, इस साल का जो बजट है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा आपने बताया कि सरकार के पास अगले साल कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि अगले साल तो केवल घोषणाओं का बजट होगा, चुनाव के मद्देनजर बजट होगा। इसलिए इस बार सरकार को जो बजट है इसके अंदर कम से कम कोई ऐसी ठोस नीति, ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के आना चाहिए जिससे कि चीजों पर चलता रहा तो फिर आगे 1-2 साल तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर, और लोगों को कुछ खास मिल नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा जो मतलब है, दूसरी जो मूल चीजें हैं उनको लेकर के उनको बढ़ावा देने के लिए और राजस्थान के विकास को मूल में रख करके ही बजट के अंदर प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि इसी तरह की जी जी। चलिए, राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ में। राजेंद्र जी, नया युग, विकासशील देश और प्रदेश भी डेवलपमेंट कर रहा है। जिस तरह से नोटबंदी के बाद की स्थितियां बनी हैं और साइबर क्राइम पहले से अपने पांव पसार रहा था, लगता है कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि फेक करेंसी एक अपना एक अलग दायरा होगा। उसके बाद साइबर ठगी जो इस तरह की चल रही है, क्योंकि आज आपका ATM कार्ड बार बार आप यूज कर रहे हो, कैश की क्राइसिस है। तो ऐसे में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स भी, ये नहीं है कि सेंट्रल का फंड आएगा तो ही हम योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपका अपना एक एक्सपीरियंस है, उसको तो मैं शेयर करना चाहूंगा कि किस तरह की उम्मीद करते हैं। लेकिन नई जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उसको लेकर के क्या वास्तव में अब मानना चाहिए कि पुलिस को उस तरह से सशक्त बनाया जाना चाहिए जिसकी आज जरूरत है? योगेंद्र जी, ये बात सही है कि जब से भारत सरकार ने कैशलेस ट्रांजैक्शन के ऊपर जोर दिया है और जिस हिसाब से नोटबंदी के बाद परिस्थितियां बनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भी मानसिकता ये है कि हम लोग ट्रांजैक्शन है वो कैशलेस करें,
ऐसी स्थिति में जो साइबर क्राइम के हैकर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, पहले भी एक्टिव थे, परंतु पुलिस के पास में इस बारे में न तो कोई ट्रेनिंग है, न इसके बारे में उनके पास कोई एक्सपर्ट है। पूरे राजस्थान में एक साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है और मैं समझता हूँ वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी इतने ट्रेंड नहीं है कि वो साइबर क्राइम के बारे में कुछ जानते हैं। अभी जो हालात है वो इस तरह के हैं कि यदि किसी व्यक्ति के बैंक से अगर रुपए चले जाएं, यदि किसी व्यक्ति के एटीएम क्लोन करके अगर पैसे निकाल ले, तो पहली बात तो पुलिस स्टेशन पे जाता है तो वहाँ क्षेत्राधिकार का ही विवाद पैदा हो जाता है कि ये कौन से बैंक का मामला है, कहाँ से एटीएम था, कहाँ से निकाले गए, आपका खाता कहाँ है। तो बेचारा जो भी पीड़ित होता है वो बेसिकली इसी चक्कर के अंदर घूम फिर के अपने घर जाके बैठ जाता है। दूसरी स्थिति बनती है कि वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही एक है पूरे राजस्थान में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नए बजट में हम सभी ये सोचते हैं कि सरकार को साइबर क्राइम के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर जिले में कम से कम एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, हर पुलिस स्टेशन पे एक छोटी सी टीम कम से कम साइबर क्राइम के एक्सपर्टों की होनी चाहिए। पुलिस के जो सिपाही भर्ती करते हैं, अभी जो भर्ती कर रहे हैं, उनमें इस तरह के जो कंप्यूटर से फ्रेंडली हो, जो कंप्यूटर के कोर्स किए हुए हों, जिनको साइबर क्राइम के बारे में रुचि हो, तो साइबर क्राइम के बारे में जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की हो, उन लोगों को लेकर हम एक नई टीम गठित कर सकते हैं। वरना तो आने वाला समय है वो वास्तव में बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में बैठे हैकर्स हैं, जिनकी कोई आईडी, जिनकी कोई आईपी, उनकी पहचान करना मैं समझता हूँ यहाँ की पुलिस के लिए तो बड़ा मुश्किल है। जब हमारे देश की पुलिस इतने बड़े जो एक अपराधी है विजय माल्या, उसको लंदन से नहीं ला सकी, तो आप ये देखिए कि विदेशों में बैठे हुए हैकर्स हैं, उनको हम लोग छोटे मोटे अमाउंट पे कहाँ लेके आ पाएंगे। जहाँ इतने हजारों करोड़ का जो भगोड़ा है उसको पूरी भारत सरकार लगी हुई है, पूरा मंत्रालय लगा हुआ है, वो उसको गिरफ्तार करके नहीं ला सका। तो ये छोटे मोटे हैकर्स हैं, ये जब कार्रवाई करेंगे तो अभी मैं समझता हूँ बहुत ही अपर्याप्त साधन है। इन साधनों को बढ़ाना पड़ेगा, इन साधनों के लिए सरकार को खर्चा करना पड़ेगा और अलग से एक्सपर्ट है वो हर जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन के रूप में स्थापित करने पड़ेंगे। हर पुलिस स्टेशन में एक टीम बनानी पड़ेगी और इसके अलावा इनको इंटरपोल से भी आपस में रिलेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। जिस हिसाब से मैंने अभी पिछले दिनों पढ़ा था कि 2 रुपए निकाल कर 2-2 रुपए निकाल कर लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे करे। तो ये जो समस्याएं हैं एक आम आदमी के साथ है, जिसको नॉलेज नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज़्यादा वाकिफ नहीं है, उनको टेलीफोन किए जाते हैं कि साहब आपका क्या बैंक का एटीएम नंबर है, क्या कार्ड नंबर है। वो इतने भोले वाले हैं। जब हम गाँव में भी ये कह रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजेक्शन किया जाए और उसी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ उनके जो खातों में पैसे, मेहनत के, कड़ी कमाई के जो पैसे खातों में जमा है, उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। पूरे सरकार की ये बनती है कि या तो उनको इस पैसे को इंश्योर करे, इंश्योरेंस दे कि अगर कोई इस तरह से हैकिंग करके पैसे ले जाए तो उसका सरकार भरपाई करे और उसके बाद जो वो केस दर्ज हो और उस केस के बदले जो भी रिकवरी हो, चाहे वो पैसे सरकार ले ले। तो मैं समझता हूँ वो एक सुखद स्थिति होगी और आम आदमी महसूस करेगा कि हमारा बैंकों में पड़ा हुआ पैसा है वो सुरक्षित है। हम चाहे कैशलेस ट्रांजेक्शन करें, चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था कोई भी भारत सरकार नहीं लागू करे, राजस्थान सरकार लागू करे, उसके लिए मेरे ख्याल से लोग भी सैर दे आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, के कमल साहब हमारे साथ में हैं, जो पूर्व वाइस चांसलर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। कमल साहब, आप एक शिक्षाविद भी हैं। राजस्थान में हालांकि हम कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में पहले से भी काफी उन्नति कही जा सकती है, कई प्रदेशों के हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काफी ठीक है। लेकिन तस्वीर कई बार फिर भी अलग आती है। वर्चुअल क्लास पिछले बजट में है कि हम कुछ स्कूल्स को, नवोदय स्कूल की बात की गई है, कुछ मॉडर्न स्कूल्स की भी बात की गई थी, कुछ गर्ल्स स्कूल नए खोलने की, गर्ल्स कॉलेज खोलने की, कुछ इस तरह की बातें हैं पिछले बजट में। अगर 3 बजट की बात करें, वसुंधरा जी का चौथा बजट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, तो किस तरह की उम्मीद की जा सकती है शिक्षा के लिए? अभी राजन जी कह रहे थे कि माल्या को नहीं पकड़ पाए, आनंद पाल को नहीं पकड़ पाए। गृह मंत्री जी कहते हैं कि मैं आनंद पाल बन गया। हाँ। यानी हद हो गई है, तो हद हो गई। जी जी जी। ये पुलिस के बारे में कभी बात आएगी यदि तो मैं कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो आपने बात कही है
मैं एजुकेशन के लिए आपने अभी कहा कि तरक्की कर रहा है, ये सब ठीक है, अभी आपने कहा, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, पहले एजुकेशन पे आने के पहले मैं एक गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है, गंभीर बात ये है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं जी। अभी मैंने फेसबुक पे 2 कमेंट्स किए थे अभी, यानी अकबर का किला जो अजमेर में कहा जाता है, स्टोन पे लिखा हुआ है, इतिहासकार कहते हैं कि सच है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, ये कोई तमाशा नहीं है। और देवनानी साहब ने सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को कह दिया कि इसको जो है अकबर का नाम ही हटा दो यहाँ से, और वो वर्बल ऑर्डर से, और वो किसी ने जो सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का भी ऑर्डर नहीं है, करा के अकबर का नाम हटा दिया। मैं सोचता हूँ इतिहास को इतना डिस्टॉर्ट करेंगे आप, कमाल कर दिया। क्या अकबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा? अकबर और अशोक दोनों को इतिहासकार ग्रेट कहते हैं, अशोक द ग्रेट एंड अकबर द ग्रेट। आखिर इतिहास को इतना डिस्टॉर्ट करके आपको मिलेगा क्या? बच्चों को पढ़ा क्या रहे? कंटेंट्स क्या है आपके? जब कंटेंट ही नहीं है, उल्टा सीधा आप जो मन में आता है, कोई मन के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर बैठता है। तो मुझे दुख है इस बात का, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जो जा रहा है, ये मैं तो इसको बहुत गलत बात मानता हूँ। और ये युवकों के साथ, यूथ के साथ गलत आप जो एक दिशा में जो ले जाने की कोशिश करें, ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक भी मैं कह सकता हूँ जी। एक बात और मैं कहूँ, अभी दूसरा मैंने कमेंट ये भी किया था कि अभी ये एक आदेश हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जो काफी बड़ी संख्या में इस प्रांत में दीनदयाल जी उपाध्याय की जो कलेक्शन है, उनके आर्टिकल्स का, उनके किताबों का, शायद और भी कुछ चीजें उसमें ऐड की गई दीनदयाल जी के बारे में। मैं सम्मान करता हूँ दीनदयाल जी का, वो अच्छे थिंकर है। उसको कंपल्सरीली सारी इनका खरीद लो, पब्लिशर का नाम तक दिया। मैं सोचता हूँ, और स्टेट कॉस्ट के ऊपर पैसा पब्लिक का है, और आप जो है मतलब एक पुरुष की सारी उसके लिए कहा कि पब्लिशर को कहा कि ये कर लो, कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ। मान लो कल दूसरी पार्टी आती है, उसको हटा देगी। बच्चों के साथ क्या खिलवाड़ क्या कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत गलत चीज है। आप पढ़ा क्या रहा? कंटेंट तो देखो, तोड़ मरोड़ रहे, इतिहास को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। मैं तो ये कहना चाहूंगा। अब जो बात आई है, देखिए मैं हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दयनीय स्थिति है। आज ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है, कंसोलिडेशन की बात सोचिए, आप एक्सपेंशन की बात मत सोचिए। आज इन यूनिवर्सिटी की कोई नाम तक नहीं जानता, वाइस चांसलर बना दिया, और वाइस चांसलर भी कैसे बनाए जा रहे हैं कहने की आवश्यकता नहीं। आप समझते राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, हाईकोर्ट का क्या जजमेंट, बड़ी दुखदायी बात है। जो भी कुछ है, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास रिसर्च के साधन नहीं है, लैब्स नहीं है, कुछ इक्विपमेंट नहीं है, फैकल्टी नहीं है, आप पढ़ा क्या रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि आप पैसा काहे पे खर्च कर रहे हैं? 20,000 कुछ करोड़ सारा पैसा, कुल उसमें सारी शिक्षा आ गई, और हायर एजुकेशन भी आ गई, कॉलेज की शिक्षा भी आ गई, सब कुछ आ गई। फंड्स तो आप देते नहीं है, और बाहर हर जगह आप देखिए फैकल्टी नहीं है, पढ़ाएंगे क्या? लड़के क्लास में आते नहीं है, ये हालत है। और जो SC ST के जो बच्चे हैं, वो तो केवल स्कॉलरशिप के लिए आते हैं, क्लास में आते नहीं है। हाजिरी का क्या हुआ? हाईकोर्ट की जजमेंट का क्या 75% हाजिरी होती नहीं, हाजिरी होती नहीं है। तो ये स्थिति है। मैं तो विदेशों में कई बार गया हूँ, मैंने पाया कि वहाँ एक एजुकेशन को एक सीरियसली लिया जाता है। हमारे जॉन साहब एक शिक्षाविद हुए हैं, उनका एक भाषण दिया था, एक सेंटेंस मुझे याद आता है, व्हेन आवर लीडर्स हैव नथिंग एल्स टू थिंक अबाउट, दे थिंक अबाउट एजुकेशन। उनके पास सोचने में कुछ चीज होती नहीं है, उस समय एजुकेशन की बात करते हैं। और एक चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगा, बाद में जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा तो बात आगे बढ़ेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आप बना रहे हैं, अभी कहा कि 32 यूनिवर्सिटी और बनने वाली है। पैसा आप कर क्या रहे हैं? किस प्रकार की यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं? यानी जिसके पास ब्लैक मनी था थोड़ा सा, जिसके पास जमीन थी, बाप दादों का नाम अमर कर दिया। और मुझे कुछ यहाँ तक मालूम है कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी बनी है प्राइवेट, जो केवल जो है मतलब डिग्री, पैसा लेकर के डिग्री ले रही है। सरकार चुपचाप है। ये आप हायर काउंसिल की बात आई थी, हायर काउंसिल बनाइए, उनको एग्जामिन तो करवाइए, टेस्ट तो कीजिए, कैसी फैकल्टी है, क्या क्वालिफिकेशन है, यूजीसी के कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक राइटर होना चाहिए, कोई नियामक आयोग टाइप ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिस तरह से पहले से ही चिंता जाहिर की जा रही थी कि कहीं ये दुकानें नहीं खुल करके रह जाएं, ताकि शिक्षा के मंदिरों को हादसे पे ला करके या उस ओर धकेल दें, ये होना चाहिए। हर कोई शिक्षाविद यही बात कहता है कि कोई एक
इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन एक खड़ा करना चाहिए सरकार को। लेकिन मुझे लगता है कि बिल हम आनन फानन में लेके आते हैं, उस पर चर्चा होती है, नहीं होती हैं, लेकिन तय होता है कि जब एजेंडे में है तो पारित तो होगा ही होगा और उसकी स्थितियां यही होंगी। मुझे लगता है कि इस ओर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। चलिए, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस लीडर हमारे साथ में। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि बजट है, पार्टी लाइन एक अलग बात है, लेकिन बजट से तो उम्मीद आपको भी होंगे। आप राजस्थान के नागरिक पहले हैं और कांग्रेस के वर्कर बाद में हैं। निश्चित रूप से योगेंद्र जी, जो आपने कहा, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं और मैं इस नागरिक के साथ साथ में मैं ये भी इस चीज में भी विश्वास रखता हूं कि जो सरकार है वो सरकार हमारी सरकार है, प्रदेश की सरकार है। उस सरकार से सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उम्मीदें होती हैं तो हम सबको उससे उम्मीद है। योगेंद्र जी, मैं सिर्फ एक बात आपके प्रसंग ज्ञान में ध्यान में लेकर आना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की तो वो पहल नहीं थी, लेकिन 8 नवंबर की जो रात थी वो इस प्रदेश के लोगों के अंदर बहुत सी अनिश्चितता, बहुत सा भय, बहुत सी बेरोजगारी, बहुत सी जमा पूंजी खोई है इस प्रदेश के लोगों ने। और राजस्थान सरकार के जो पिछले 3 बजट रहे वो बजट भी ज्यादा उत्साहजनक सरकार के द्वारा नहीं लगे। आने वाला जो कल का दिन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, आने वाला मौका त्योहार का भी है। इस बजट से इस प्रदेश का आम नागरिक, आम आदमी, इस प्रदेश का जो कर्मचारी, धंधा करने वाला सब उम्मीद लगाए बैठा है। हम उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कल अपने जन्म दिवस पे आने वाला जो बजट है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, छोटे उद्योगपतियों को समर्पित बजट वो पेश करेंगे। जो बजट पेश करेंगे उनके साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि एक जो पिछला जो बजट होता है उसका रिवाइज जो बजट है वो भी इसके साथ में आता है, तो वो बजट भी उसके साथ में जो अपने अचीवमेंट्स हैं उनको बताएंगे। आने वाला बजट ऐसा हो कि वो आंकड़ों का एक जाल नहीं हो, आंकड़ों का एक गुमराह करने वाला जाल नहीं हो। उस बजट से ये लगना चाहिए कि निश्चित रूप से इस बजट के अंदर मेरी भावना है, इस बजट में मेरा हित है, इस बजट के अंदर मेरी आवाज है। ऐसा बजट कल हम इस बजट की उम्मीद करते हैं और निश्चित रूप से हर प्रदेश के नागरिक पे, हर प्रदेश के युवा पे, हर प्रदेश के किसान पे, हर प्रदेश की महिला पे जो आने वाला जो बजट है वो एक मुस्कान दे, ऐसी बजट की हम उम्मीद करते हैं। ये बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर समर्पित बजट होना चाहिए, ऐसी बजट की हम उम्मीद करते हैं। चलिए, बेला शर्मा जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीडर इस वक्त हैं। बेला जी, किस तरह के बजट की उम्मीद कर सकते हैं हम? मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है और चौथा बजट पेश कर रही है प्रदेश को। देखिए, हम पिछले 3 बजट को देख चुके हैं, हम बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये बजट अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि बजट का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है। महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। जब बजट हमारा अच्छा नहीं आता तो हम लोग बहुत उसको देख के दुखी होते हैं। मैंने ग्रामीण महिलाओं से और झुग्गी झोंपड़ी की महिलाओं से बात की, वो बस एक ही बात, बजट को तो जानती नहीं है, पर वो ये कहती है महंगाई बहुत है। महंगाई हर सेक्टर में, हर जगह पे महंगाई है। कौन सी चीज है जो महंगी नहीं है? अभी देखिए, एकदम अचानक हमारी गैस सिलेंडर इतनी महंगी हो गई जिससे महिलाओं को बहुत बड़ा सदमा, बहुत बड़ा धक्का लगा है। इससे हम हमेशा ये देखते आए हैं कि महिलाएं कितना परेशान होती हैं। उनका बजट, अगर हमारी सरकार इसी तरह से महिलाओं को नीचे गिराती जाएगी, क्योंकि जितनी महिलाएं काम करती हैं, काम करने के बाद भी उतना नहीं कमा पाती हैं, कमाती हैं तो उनको बच्चों की फीस नहीं निकाल पाती हैं, तो इससे बहुत परेशानी होती है। तो मैं वसुंधरा जी से, अपने सीएम से ये उम्मीद रखती हूँ कि वो इस बार का बजट इतना अच्छा लाए कि जिससे महिलाओं को राहत मिले, उनकी परेशानी दूर हो। कल महिला दिवस है, उनको एक इतना बड़ा तोहफा दे देना चाहिए। अच्छा, गैस को लेके इतनी परेशानी, कल मेरे एक संगठन में मैं गई, वहां मैंने पूछा, सबसे ज्यादा दुख हुआ केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा झटका दिया है। 730 रुपए का सिलेंडर एक घर के लिए लेना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी एक छोटी सी इनकम है, मिडिल क्लास फैमिली है, जो वो भी नहीं इसको कर पाती है। अच्छा, और महिला सुरक्षा भी, हम आज तक के मामले में महिला सुरक्षा को लेकर भी कोई कार्य नहीं किया गया है, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया गया है। हम लोग महिला सुरक्षा पे इतना ज्यादा बखान करते हैं कि महिलाओं के लिए ये किया जाए। आप देखिए, स्कूल्स में अगर एक सिलेबस ऐसा लगा दिया जाए जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेके, गर्ल्स की सुरक्षा को लेके कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, या ऐसे थानों की नियुक्ति की जाए जिसमें महिला स्टाफ ज्यादा रहे, ताकि महिलाओं को जाने के लिए मुश्किल नहीं हो। तो अब ये चीज की चर्चा तो हमेशा चलती रही है। आपको ये पता होगा, आम आदमी पार्टी ने बिजली के बिलों को लेकर 170 दिन तक
नारायण सिंह सर्कल पर। नहीं, मैं बेला जी, मैं देखिए फेलियर पॉइंट्स पर उन पे नहीं जा रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि बजट से उम्मीद किस तरह की कर रही हैं? हम बजट से उम्मीद तो हम हर पहले 3 बजट पे भी बहुत अच्छी उम्मीद रखते थे, परंतु हमें निराशा मिली है। अब भी हम बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं, पर हमें नहीं लगता कि बजट ये इतना अच्छा दे पाएंगे।